भक्त कवियों के रचनात्मक प्रदेय पर आज के इस तकनीकी सत्र के अध्यक्ष आचार्य शिव प्रसाद जी शुक्ल, मंच पर बैठे हुए हम सबों के बड़े भाई के रूप में बराबर तैयार रहने वाले रामेश्वर जी मिश्र, आशुतोष छोटे भाई की तरह बराबर रहते हैं। हम और ये अगल बगल के गांव के पीयूष जी, मारूफ के साथ मैंने काम किया है। मारूफ के साथ जब मैं काम करता था तो इनको मैं दारा शुको कहता था। 10 साल काम किया है। चंद्रकांत मेरे साथ ही रहे, बराबर सम्मान स्नेह का संबंध रहा। सभी विद्वान हैं। मैं देख रहा हूँ को बड़ छोट कहत अपराधो, आदरणीय अग्रवाल जी, पांडे जी, तिवारी जी, रमेश जी, अमरिंद जी, मेरे कुछ विद्यार्थी जो विद्वान हो गए हैं, जिनको आदरणीय कहना पड़ता है, विभिन्न विश्व कॉलेजों में हैं, कई विश्वविद्यालयों में, सबको मेरा प्रणाम। हिंदी का इलाका बड़ा मुभामी का इलाका है। मुभामी समझते हैं? धुंधल का। यहाँ कुछ भी साफ साफ नजर नहीं आता है, और जिन्हें सब कुछ साफ साफ नजर आता है उन्हें कुछ नजर भी आता है, इसमें मुझे संदेह है। जब बातचीत चल रही थी, मैं सभी लोगों के साथ सुन रहा था, हुआ कि आप किस पर बोलेंगे, तो मूल्यांकनकर्ता की भूमिका में होना तो बहुत आसान होता है। आपका अलग लोग मूल्यांकन करने लगे तो थोड़ा सा कठिन होता है। ताज पर मैं काम कर रहा हूं। ताज से अपना परिचय बहुत अनौपचारिक ढंग से हुआ। मैं ब्रजभाषी नहीं हूं, भोजपुरी मेरी भाषा है। मैं भाषा जानता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे जीवन में जो लोग आए वो ब्रजभाषी थे। तो सांवरे के रंग रंग होते हैं गुलाम को, उनके साथ रह के कुछ कुछ सीखा। बातचीत तो 2018 की बातचीत है। मेरी माता जी का देहांत हो गया था, तो मैं, आचार्य जी हमारे गुरु हैं, मैंने उनसे बात की कि आचार्य जी अब दिल्ली छोड़ना है। तो आचार्य जी ने कहा कि माजुली आ जाओ या गुवाहाटी आ जाओ। तो मैं कहने गया था बेसिकली कि मैं अब दिल्ली छोड़ के जा रहा हूँ। आचार्य जी ने कहा कि 5 साल रह जाओगे यहाँ तो अच्छा लगेगा, मन बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा असम जा रहा हूँ। आचार्य जी कह रहे हैं 3 बार इंटरव्यू कैंसिल हो चुका, अब चलिए आइए। कहा कि तुम्हें असम से मोह हो गया है, अब मथुरा से मोह करो, ताज पर काम करो। मैंने सोचा कि कहाँ मैं गया था कहने, अब फंस गया, ये ताज पे कौन काम करेगा। हिंदी और हिस्ट्री के साथ एक दिक्कत है, बेसिक हिस्टोरिसिटी क्वेश्चनेबल है। और कई बार जब आप किसी की कविता करें, फलाने जी ने ये लिखा, फलाने जी ने ये लिखा, आपको पता नहीं है कि आप किसी के पूर्वग्रहों का प्रचार कर रहे हैं। आप एक इंटेलेक्चुअल कॉन्स्पिरेसी के विक्टिम हो रहे हैं, आपको खुद ही नहीं पता है। अगर आप आईवी लीग की यूनिवर्सिटीज को फॉलो करें, वो पूरी दुनिया में नैरेटिव्स चलाती हैं कि शाहजहां ने ये लिख दिया तो औरंगजेब ने ये लिख दिया, और आप उसको उद्धृत करते जाते हैं, एकदम दनादन स्वीपिंग स्टेटमेंट दिए जाते हैं। मुझे लगा कि अब ताज पर बात हो रही है तो ताज को कैसे पढ़ें। ये ताज थी कौन, कैसे पढ़ेंगे ताज को, ये ताज हैं कौन। तो मेरे एक मित्र हैं, मैंने उनको कहा कि भाई आप ताज पर काम करना है, कोई अच्छा विद्यार्थी दीजिए। तो उन्होंने कहा कि एक विद्यार्थी है, वो
गांव में रहता है, उसको पीएचडी में ले, तो एक विद्यार्थी को मैंने पकड़ा और मुस्लिम भक्त कवित्रियों पर उसको पीएचडी की टॉपिक दी। और कुछ चीजें जो निकल कर आई हैं मेरे मन में, मैं कोई ताज कवित्री की व्याख्या नहीं करूंगा, आप लोग विद्वान हैं, एक दो विषय और जिज्ञासा के रूप में जो चीजें आएंगी वो मैं आपके सामने रखूंगा। जब मैं नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर भारत में आप काम कर रहे होते हैं, बेसिकली पूर्वी भारत ही है, तो वहां भी लिखित सामग्री आपको उपलब्ध नहीं है, वाचिक ही है ज्यादातर, पर कुछ लिखित सामग्री उपलब्ध है। और कहीं भी पूरे देश में आपको काम करना हो तो अंग्रेजी कलेक्टर्स ने कुछ गैजेटियर्स लिखे हैं। तो अगर आप मथुरा जाएं, मथुरा रेलवे स्टेशन पे जाएं, तो मथुरा का नाम मटरा लिखा हुआ है। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाएं तो MUTTRA, मुटरा, मथुरा ऐसे ही लिखा हुआ है। वहां एक 1911 में एक गजट आया और गजट का नाम था डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। हमने कहा कि ये एक विषय हो सकता है जिसको देखा जाए। उस गजेटियर को पलटते हुए मैं और हेमंत दोनों उस गजेटियर को पलट रहे थे, तो एक जो चीज निकल कर आई वो निकल के आई कि आप लैंड डॉक्यूमेंट देखें कि लैंड डॉक्यूमेंट में कोई ताज नाम की कवित्री उपलब्ध है क्या, ताज के नाम की कोई समाधि है क्या, ताज के नाम से कुछ है क्या। तो एक लेखपाल मुझे मिले, अश्विनी पांडे, और किसी भी शहर में आप जाएं, जो कागज है ना, जमीन की कागज, बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। तो अश्विनी पांडे ने सारे लैंड डॉक्यूमेंट दिखाए। उस लैंड डॉक्यूमेंट में अगर आप गोकुल में जाएं तो काशनी जी महाराज का आश्रम है। काशनी जी महाराज के आश्रम के सामने रसखान की समाधि है। रसखान की समाधि के पीछे 1.5 डिसमिल जमीन लिखा हुआ था, चांद बीबी रकबा 1.5 डिसमिल चांद बीबी। उस लैंड डॉक्यूमेंट का हमने फोटो स्टेट करा लिया। हम 3 लोग गए थे, शायद तुम भी थे उसमें, हमारे एक विद्यार्थी है प्रभांशु, और ललित बिहारी गोस्वामी और नंदकिशोर पांडे। तो उसको हमने डॉक्यूमेंट को ये किया। फिर ताज पर कहानी चल पड़ी कि ताज है कौन, क्या ताज ताज ही है या चांद बीबी है, ताज का नाम क्या है। फिर ताज, 2-3 प्रश्न खड़े होंगे कि ताज के अलावा मेरे मन में जो जिज्ञासाएं हैं वो आपके सामने रखूंगा कि ताज बेगम है या चांद बीबी है। तो वहां अगर आप काशनी जी महाराज के आश्रम के सामने जाएं तो कुछ मुसलमान परिवार रहते हैं। तो उन्होंने, उनके यहाँ एक जो सबसे वृद्ध थे, उनसे हम लोगों ने बातचीत शुरू की। तो उन्होंने कहा कि ये जो मकबरा है ये चांद बीबी का मकबरा है, और मुसलमानों के यहाँ प्यार से औरतों को सम्मान देते हुए ताज कहते हैं। तो ये जो चांद बीबी थी वही ताज बीबी है। बात यहीं से चल निकली। एक जिज्ञासा आपके सामने ये थी। अब ये हुआ कि ये तो हिस्टोरिसिटी और लैंड डॉक्यूमेंट कहती है, साहित्यिक साक्ष्य क्या है। कई लोगों ने इन्हें सम्राट अकबर का समकालीन बताया और कई लोगों ने इन्हें औरंगजेब का समकालीन बताया। और एक तो साजिद जमा साहब हैं, साजिद जमा ने एक उपन्यास लिखा है अकबर, जो राजकमल प्रकाशन से छपा है। उसमें उन्होंने उनको जहांगीर की बीवी बताया। और एक और ताज का पता चला जो बहादुर शाह जफर के जमाने में थी।
अपने मन में आया कि अब किस ताज पर काम करें। 4 ताज तो अपने सामने आ गई। हिंदी साहित्य का एक बड़ा रोचक पहलू है कि जिसको जहां शुक्ल जी ने चपत मारी वो वही सहला रहा है। मैं हम लोग कई बार प्रश्न करते हैं हिंदी में कि भाई हिंदी साहित्य में वैचारिकी का विकास शुक्ल जी की के इर्द गिर्द ही होता है। दिन जिंदगी में 2 ही घड़ियां मुझ पे गुजरी हैं कठिन, एक तेरे आने के पहले, एक तेरे जाने के पहले। शुक्ल जी ने ये कहा, शुक्ल जी ने ये नहीं कहा। अब ताज पे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो अपने पास एक सुविधा भी थी कि हम ताज को अपने अनुसार व्याख्यायित कर सकते हैं। और देखिए मैं एक बात कहूं, वैचारिकी एक पूर्वाग्रह भी है, आपकी बायसनेस को अभिव्यक्त करती है। और इस मामले में अंग्रेजों से बेहतर विद्वान कोई नहीं था। अंग्रेज साहब बहादुर जिसको निपटाना होता था ना, उसको इतिहास में निपटाता था। जैसे नागाओं ने खूब विरोध किया अंग्रेजों का। आप जाएंगे तो जो अंग्रेज कलेक्टर था, मोकोकचुंग का कलेक्टर था। मोकोकचुंग बहुत प्यारी जगह है, नागालैंड यूनिवर्सिटी का एक सेंटर है। मोकोकचुंग में वो बैठा था, उसने लिखा ये जो नागा है ना, ये हेड हंटर्स होते हैं, सर काट लेते हैं। अब क्या है कि उनका वो विरोध करते थे तो सर काट लेते थे, तो पूरी दुनिया में उन्होंने नैरेटिव चला दिया कि ये नागा हेड हंटर्स हैं। हिंदी की पूरी वैचारिकी इस किस्म के वैचारिक षड्यंत्र में भागीदार है। जो खूब राष्ट्रवादी अपने को कहते हैं ना, वो भी वामपंथी विचार को ही प्रोपोगेट कर रहे होते हैं। अरे साहब, अजय तिवारी और मैनेजर पांडे की हिस्टोरिसिटी पर भी बात कर लीजिए जब कोई बात आप कर रहे हैं तो। खैर, अब एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आप इसके साहित्यिक साक्ष्य कहां से ले आएंगे, क्योंकि अपना काम ताज की साहित्यिकी पर था। अब ताज थी या नहीं थी उतना प्रश्न मैंने 4 छोड़ दिया। आप लोग विवेचना कीजिएगा, आप में से किसी का उत्तर आ जाएगा तो मैं उसको लिख दूंगा। अब कुछ लोगों ने कहा कि ये एक मुगल शहजादी थी और औरंगजेब की भतीजी भी थी। शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु भी नहीं होता, इनका जिक्र हिंदी साहित्य के इतिहास में है। रामधारी सिंह दिनकर, देखिए रामधारी सिंह दिनकर अपने समय के नेहरूवियन नैरेटिव के सबसे बड़े सांस्कृतिक व्याख्याकार हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने हिंदी साहित्य के इतिहास, अपना जो संस्कृति का 4 अध्याय है उसमें भी उनकी चर्चा की है। अब इनकी उपस्थिति कृष्ण भक्त कवित्री के रूप में ही हिंदी की पुस्तकों में रही है। फिर भी यह कवित्री हिंदी के काव्य मर्मज्ञों का उतना स्नेह नहीं पा सकी। इसके 2-3 कारण हैं। क्योंकि इनके जो पद उद्धृत किए जाते हैं कि हूं तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं, अब ये नेहरूवियन नैरेटिव और मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी एकेडमिया के खिलाफ जाती है, तो उसको डाउन प्ले करो। वो तो धर्म पंथ निरपेक्षता वाली अवधारणा के खिलाफ जाती है, तो उसको डाउन प्ले करना। दरअसल ताज बेगम क्या है, इस पर इतना ही कहा जा सकता है कि वो, उनकी आस्था इस्लाम की है, मतलब उनका परिवार इस्लाम का है, उनके इस्लाम से संबंध हैं, पर वो प्रैक्टिसिंग भक्त हैं। ये बड़ा रोचक है। प्रैक्टिसिंग भक्त समझते हैं जो फॉलो कर रहा है उस चीज को। अब आपको पता है, टंडन साहब ने कल उद्धृत किया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी तुम, दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी नमाज हो बुलानी, तजे कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूं तो मुगलानी हिंदुआनी बन रहूंगी मैं। अच्छा लगता है, पर इससे संबंधित एक आपसे प्रश्न है, और वो प्रश्न क्या है कि ताज की लोक उपस्थिति क्या है।
मैं दो तीन व्यक्तियों का उल्लेख करूंगा। एक साहब हैं शैलजाकांत मिश्र, वो आईएएस थे और वो उनका ब्रज संस्कृति पर बहुत काम है और यूपी ब्रज तीर्थ विकास क्षेत्र परिषद उसमें वो काम करते हैं, उसके जी चेयरमैन हैं। तो उनसे बातचीत होने लगी कि भाई ताज वगैरह पर कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि मेरा एक जो अधिकारी है इससे बातचीत कर लीजिए। तो हम लोग गए वहां पे, तो हमने कहा कि ताज के कुछ गायक भी तो होंगे, जो लोक उपस्थिति है ताज की। ताज के कुछ पदों के गाने वाले लोग उन्हें पुष्टि मार्गीय भक्ति परंपरा में डालते हैं, यानी इस्लाम, कृष्ण भक्ति और पुष्टि मार्गीय भक्ति परंपरा ताज के को पढ़ने के एक चिन्ह हो सकते हैं। अब रही बात कि हिंदी साहित्य की वैचारिकी में कहां कहां है, तो एक साहब हुए हैं ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, उनकी पुस्तक है स्त्री की कवि कौमुदी। ये सन 1931 में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग से प्रकाशित हुई। उसमें यह बताया गया है कि ताज के 200 पद सीहोर भावनगर निवासी गोविंद गिल्ला भाई के निजी पुस्तकालय में। गिल्ला भाई की मृत्यु 1926 में हो गई थी। गिल्ला भाई मथुरा आते थे और आपको बड़ा रोचक लगेगा, आप जानते हैं, आप विद्वान लोग हैं, कि ब्रज की केंद्रीयता में देश की सांस्कृतिक चेतना का विकास हुआ है। एक खास समय में पूरे देश में सक्रिय किसी भी भक्त कवि की यह हार्दिक इच्छा रही है कि वो ब्रज क्षेत्र में आए। और गोविंद गिल्ला भाई ने वहां के मंदिरों और मठों में घूम घूम कर कुछ पदों का संग्रह किया था। मैं और हेमंत दोनों भावनगर भी गए और भावनगर जब वहां गए तो पता चला कि गोविंद गिल्ला भाई के जो बच्चे हैं वो तो शेयर मार्केट में काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई। खैर वहां कुछ मिला नहीं, लेकिन एक चीज मिली है और वो है कि ताज के लगभग 200 पदों को हम लोगों ने संग्रहित किया। और मैं एक बड़ा रोचक बात बताऊं, शिव सिंह सरोज में तो ताज को पुरुष बता दिया गया। अब जबकि वो खुद कहते हैं कि हिंदुआनी और रहूंगी मैं, उनके काव्य साक्ष्य तो उनके स्त्री होने की तरफ सूचक है। मुंशी देवी प्रसाद, मिश्र बंधु विनोद और अन्य लेखकों की कृतियों में ताज की चर्चा स्त्रीलिंग के संबंध में ही है, वो स्त्री ही है। हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय की एक प्रोफेसर हुई हैं, प्रोफेसर सावित्री सिन्हा। नगेन जी उनको विभाग ले आए, तो उनका काम है, उनका दिनकर पर भी काम है। तो सावित्री सिन्हा ने हिंदी अनुसंधान परिषद से, हमारे यहाँ एक विभाग में एक संस्था थी, वहाँ से पुस्तक के, वहाँ पत्रिका प्रकाशित होती थी, मध्यकालीन हिंदी कवित्रियों पर उन्होंने लेख लिखा और उसका उल्लेख किया सावित्री सिन्हा ने ताज का। मध्यकालीन इतिहास में स्त्री सुमन राजे, इस पुस्तक में भी ताज को कृष्ण भक्त कवयित्री बताया गया है। अब शोध बताते हैं कि ये अकबर नहीं जहांगीर की पत्नी थी। प्रश्न खड़ा हुआ कि अगर आप जाएं, मथुरा में जाएं, तो अगर सामान्य व्यक्तियों से पूछें कि ताज कौन थी, तो लोग कहेंगे कि ताज यहाँ से गुजर रही थी और वो मक्का जा रही थी, और रास्ते में जब उनकी सवारी रुकी तो उन्होंने कीर्तन के बारे में सुना कि भाई ये कौन लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो उनके साथ के लोगों ने कहा कि ये छोटा खुदा है, यहाँ पे ये हिंदुओं का खुदा है, ये काफिरों का खुदा है, यहाँ बैठता है। तो कहा कि जब छोटा खुदा इतना प्यारा है तो मैं यहीं रहूंगी। अब ये वहाँ लोक प्रथा में चलती है बातें। ऐसा आप जाएंगे तो वहाँ अगर पंडितों से बात करें,
आप पुजारियों से बात करें, ये पुजारी जो होता है ना कहीं का भी, वो गॉसिप्स को हिस्टोरिसिटी के रूप में प्रेजेंट करता है कहीं का भी। आप जैसे मथुरा वृंदावन मंदिर में जाएं तो वो ऐसे कहेगा लल्ला यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ आपको दिखाएगा। तो अगर आप जाएं तो ताज वहां के पुजारियों के जीवन में सजीव कथा के रूप में चलती हैं। वो आपको बताएगा कि ताज यहाँ से नहा कर आती थी और यहाँ कृष्ण की पूजा करती थी। तो आपको एक पूरा लाइव सा एटमॉस्फेयर मिलेगा। ये चीज बताती है कि ताज इतिहास में चाहे जो भी उनका विवाद रहा हो, लोक श्रुति में और लोक जीवन के अनुभवों में ताज एक जीवंत साक्ष्य के रूप में मौजूद है। एक दो विषय जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, ताज के पदों के पाठ पर मूल्यांकन हुआ तो मेरे मन में आया कि मैं वैसे व्यक्ति से बात करूं जो ब्रजभाषा को जानता हो। तो ललित बिहारी जी गोस्वामी, ललित बिहारी जी के पिता शरण बिहारी जी गोस्वामी बिहारी जी के मंदिर के पुजारी थे, भाजपा के उपाध्यक्ष भी थे वहां। तो खैर, तो ललित बिहारी जी गोस्वामी से हमने बातचीत शुरू की तो उन्होंने लगभग 45 पदों को विभिन्न, आपके यहाँ तो पढ़ाते थे, तो ललित बिहारी जी गोस्वामी ने 45 पदों को पाठ शोधन के बाद अनुमति दी कि ये ठीक ठीक है इनको। तो अभी तक हैं तो 200 पद, पर 45 पद ब्रजभाषा की परीक्षा में पास हो पाए हैं। इससे ज्यादा अगर आपके पास पद हो तो कृपा करके मुझे बताएंगे। अब यह है कि ताज की समाधि गोकुल में है, पर उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये प्रश्न खड़ा हुआ। तो कई लोग कहते हैं कि उनका राजस्थान के करौली में जन्म हुआ था, तो कई लोग कहते हैं कि पंजाब में हुआ था। संभव है कि ताज का जन्म राजस्थान की करौली में हुआ हो और उनका परिवार मूलतः पंजाब का हो, क्योंकि उनकी कविता के कई पाठ जो ऐसे उपलब्ध हैं जिसमें पंजाबी और उर्दू के शब्दों का प्रयोग है। मेरे ही मित्र, मेरे ही विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले और आपके मुकेश गर्ग की एक पुस्तक है, उनकी संपादित पुस्तक है स्त्री की नजर में रीतिकाल। उसमें एक लेख है और वह लेख बताता है कि यह दिल्ली के आसपास की रहने वाली थी। वो हमारे एक विद्यार्थी है, उसने लिखा अर्चिता, कि दिल्ली के आसपास की रहने वाली थी और यहीं रहकर उन्होंने अपना जीवन मार्ग चलाया। देखिए साहब, फतेहपुर राजस्थान का एक कामख्यानी वंश हुआ और एक जान कवि हुए, ताज उनसे भी जुड़ी बताई जाती हैं। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ताज क्या है, ये आप विद्वान तय करेंगे। मेरी भूमिका ताज के जीवन के संदर्भ में आपके साथ समय कितना है, हो गया, एक दो लेख मैं उद्धृत करना चाहूंगा। पंडित झाबरमल शर्मा का लेख है क्याम खानी बाब आलम खां और उनकी कविता। उसके आधार पर नूरजहां बेगम ने, अब उनकी एक पुस्तक है कृष्ण भक्त मुसलमान कवि, जो जवाहर पुस्तकालय मथुरा से 1985 में प्रकाशित हुई। ये पुस्तक, इसके पृष्ठ 141 पर ताज को फतेहपुर राजस्थान का बताया गया है। उनका एक कवित्व है जिसमें उन्होंने पूरब ले जन्म कमाई जैसे वाक्यांश हैं। अब क्या है भाई, पूरब ले जन्म कमाई। गंगा प्रसाद विशारद, जिनका उल्लेख बार बार होता है, गंगा प्रसाद विशारद ने ताज के जन्म स्थान के संबंध में करौली के पक्ष में वोटिंग की है। कहा कि कई चीजें हैं पर करौली ठीक ठाक उनका लगता है। ताज का जन्म काल और रचना काल और मृत्यु तिथि सब कुछ लोक अनुभव के आधार पर तय है। मेरे नाम के बाद का जो हिस्सा है वो मथुरा में मुझे बहुत प्यार देता है, तो मैं
अपने वो चतुर्वेदी जी का क्या नाम है जो मथुरा वाले, नहीं यार। अपने गया मैं वहाँ, तो उन्होंने एक चीज दिखाई। अगर आप जाएं मथुरा बिहारी जी के मंदिर, तो वो बिहारी जी के मंदिर के पीछे चौबे पुरवा है। चौबे पुरवा में अगर आप जाएं तो वहां एक टीले पर ले जाएंगे वो, और उन्होंने कहा कि ये ताज का टीला कहलाता है। और बताया गया कि ताज यहां भी रहती थी, बिहारी जी के मंदिर के पीछे रहती थी। मित्रों, आप कहेंगे कि मैं ये सब चीजों पर क्यों शोध करने गया, या ऐसे ही लिख देता। बेसिक हिस्टोरिसिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। और ये चीज मैंने अपने वैचारिक विरोधियों से सीखी है कि आपका लिखा हुआ रह जाएगा। और इसलिए अगर आप धरातल पर काम नहीं करेंगे तो चीजें नहीं चलेंगी। जन्म काल, मृत्यु काल वगैरह के बारे में जो प्रश्न है, उसके आधार पर ताज का जन्म सन 1643 के आसपास ठहरता है। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो, और कवि कीर्तन द्वितीय भाग जो है, जो मिश्र बंधु का है, उसके जो लगभग 1927 में प्रकाशित हुआ, उसके 417 नंबर पृष्ठ पर शिव सिंह सरोज को उद्धृत करते हुए बताया गया कि इनका जन्म संवत 1652 में हुआ, और मुंशी देवी प्रसाद ने लिखा कि इनका जन्म 1700 के आसपास हुआ। ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल कहते हैं कि ये 1700 के आसपास थी, उनकी भी पुस्तक है उसमें 1700 के आसपास थी। यानी कुल मिलाकर जो साक्ष्य ठहरते हैं वो, उसमें वो 48 साल का ही अंतर है। कोई 48 साल पहले बताता है, कोई बाद में बताता है। ताज रीतिकाल की शुरुआत की या भक्ति काल के उत्तरार्ध की कवित्री ठहरती है। ताज का मूल्यांकन इसी कालखंड के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ताज का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो इतिहास के अलावा जनश्रुति भी एक तथ्य है। जब डोमिनेंट इतिहास में आपको जगह नहीं मिलती है ना, तो आप जनता की स्मृति में जीवित होते हैं। जो पुस्तकों में नायक नहीं बन पाते, वो यादों में नायक बनते हैं, वो कविताओं में नायक बनते हैं। हो सकता है कि ताज को डोमिनेंट हिस्ट्री अपनी वैचारिक असहमति के कारण जगह नहीं दे रही हो, तो जनता की स्मृति की नायिका बनकर सामने आई है। तो कई बार आपको इस संदर्भ में भी देखना होगा। ताज पर हम लोग पुस्तक भी लिख रहे हैं, लगभग 3 चैप्टर पूरे हो गए हैं। इसके बाद पुस्तक आएगी तो और सारी बातें होंगी। इतनी बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, इतनी ही बात ताज पर। लेकिन मैंने जो प्रश्न उठाए हैं, अगर आपके पास कोई उत्तर कभी नजर आए तो आप जरूर बताइएगा। और मेरा एक आग्रह है आपसे, बिना सोचे समझे, बिना ऐतिहासिक साक्ष्य के कुछ बोलना इंटेलेक्चुअल क्राइम है, और हिंदी में ये खूब है। इसलिए थोड़ा सा सोच समझकर और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर बोलिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।